नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के बराबर स्थिरता और उसकी रिपोर्टिंग के प्रति एक संगठन की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होता है और 2021 में शुरुआत के बाद से इसे अनिवार्य कर दिया गया था। यह है गैर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए शुरू की गई व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट यानी बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट BRR का एक बड़ा हिस्सा है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कितना या कितने सही हैं या हैं। आपके विकल्प हैं केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीनों कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि 2021 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए नई आवश्यकताओं को पेश करने का निर्णय लिया। इस नई रिपोर्ट को कहा गया बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसने मौजूदा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का स्थान लिया। आपको याद रखना है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एक पर्यावरण, सामाजिक और शासन का परिप्रेक्ष्य है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों को अपने हितधारकों के साथ अधिक सार्थक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाना है। यह व्यवसायों को विनियामक वित्तीय अनुपालन से परे जाने और उनके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्वैच्छिक आधार पर और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य आधार पर रिपोर्टिंग के संदर्भ में शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू है। इन कंपनियों को बाजार पूंजीकरण के आधार पर चुना गया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की, तो इसकी शुरुआत सेबी के द्वारा दी गई है। एकदम सही बात है। और यह वित्तीय रिपोर्टिंग के बराबर सततता यानी स्थिरता और उसकी रिपोर्टिंग के लिए संगठन की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है। यह है बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 2021 में जब इसे शुरू किया गया था तब इसे स्वैच्छिक बनाया गया था और वित्त वर्ष 2022-23 से इसे अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ने ही बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का स्थान लिया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि सही कथन के संदर्भ में केवल पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक कथन सही है। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में चर्चा में रहे ग्लाइफोसेट का अनुप्रयोग है? आपके विकल्प हैं खरपतवारों को नष्ट करने के लिए पौधों की पत्तियों पर इसका प्रयोग होता है। इसका उपयोग हल्के से मध्यम पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट ट्रॉमेटिक दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में तेल रिसाव को साफ करने के लिए इसका प्रयोग एक क्लीनिंग एजेंट यानी सफाई घटक के रूप में किया जाता है। जब हम बात करते हैं ग्लाइफोसेट की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे 1970 में विकसित किया गया था, जो खरपतवारों को मारने के लिए पौधों की पत्तियों पर लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल, असम के चाय क्षेत्र में इसका बहुत अच्छा बाजार है। वर्तमान में इसकी खपत महाराष्ट्र में सबसे अधिक देखी जाती है, क्योंकि यहाँ गन्ना, मक्का और कई फलों की फसलों में यह एक प्रमुख शाकनाशी है। हालांकि हाल के वर्षों में इसके मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव की रिपोर्टें भी देखी गई हैं।
यही कारण है कि नवंबर 2022 में सरकार के द्वारा इसके प्रयोग को सीमित करने के संदर्भ में निर्देशों को जारी किया गया। हालांकि सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फिलहाल ग्लाइफोसेट को सरकार के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, अपितु केवल इसका प्रयोग ही सीमित किया गया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि ग्लाइफोसेट का अनुप्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये खरपतवारों को नष्ट करने के लिए पौधों की पत्तियों पर इसका प्रयोग होता है। और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ऑलिव रिडले कछुओं की संरक्षण स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूची 1 में सूचीबद्ध, IUCN लाल सूची गंभीर रूप से संकटग्रस्त, साइट्स परिशिष्ट 1। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने सुमेलित हैं, केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, कि इनमें से कोई भी नहीं। ऑलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इन्हें इनका नाम इनके जैतून रंग के आवरण से प्राप्त होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये अरीबाडा नाम के अपने अनूठे सामूहिक घोंसलों के लिए सबसे अच्छी तरीके से जाने जाते हैं, जहां अंडे देने के लिए हजारों मादाएं एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं। इसमें ओडिशा का गाहिरमाथा समुद्री अभयारण्य समुद्री कछुओं की दुनिया की सबसे बड़ी प्रजनन करने वाली जानवरों की कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। यदि हम इनकी संरक्षण स्थिति को समझने का प्रयास करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में इन्हें अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में यह सुभेद्य यानी वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध हैं, जबकि साइट्स की सूची में इन्हें परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला और तीसरा जो विकल्प है वह सही सुमेलित है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित देशों में से कितने देशों की सीमा पेरू से लगती है? आपके विकल्प हैं बोलिविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, केवल 3, केवल 4, कि सभी पांचों। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। इस मानचित्र में आप पेरू देश की अवस्थिति को देख सकते हैं। पेरू, जिसे आधिकारिक तौर पर पेरू गणराज्य के नाम से जाना जाता है, वह पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एक देश है। यह है उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में बोलिविया, दक्षिण में चिली और साथ ही साथ दक्षिण और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। पेरू एक विशाल विविधता वाला देश है, जिसमें प्रशांत तटीय क्षेत्र के शुष्क मैदानों से लेकर एंडीज पहाड़ों की चोटियां, अमेज़न नदी के साथ उष्णकटिबंधीय अमेज़न वर्षावन भी पाए जाते हैं। पेरू की जो आबादी है वो 3.2 करोड़ है और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर लीमा है। यह है दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है और दक्षिण अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पेरू देश की सीमा बोलिविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया और इक्वाडोर सभी से मिलती है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी पांचों। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपराएं और संबंधित समुदाय, चलिहा साहिब महोत्सव सिंधी, नंदराज जात यात्रा गोंड, वारी वरकरी संथाल। आपको यह बताना है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, कि इनमें से कोई भी नहीं। विविध परंपराओं और महोत्सव के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं चलिहा साहिब महोत्सव की, तो यह सिंधियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें वे अपने भगवान झूलेलाल से प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा 3 सप्ताह तक चलने वाली नंदा देवी राज जात यात्रा, जिसे नंद राज जात यात्रा भी कहा जाता है, वह उत्तराखंड का एक तीर्थ और त्योहार है। इस यात्रा में पूरे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के साथ साथ भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के लोग भी
भाग लेते हैं। इसके अलावा जब हम वारी-वरकरी की बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे, पंढरपुर वारी-वरकरी पंढरपुर के लिए एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो महाराष्ट्र में हिंदू देवता विठोवा के सम्मान में की जाती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि युग्मों में से केवल पहला ऐसा युग्म चलिया साहिब महोत्सव सिंधी समुदाय से संबंधित है, केवल यही सही सुमेलित है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सोट उपग्रह यानी सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी उपग्रह पर, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में नासा ने दुनिया भर के महासागरों, नदियों और झीलों का व्यापक अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम सोट रखा गया है, यानी सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी उपग्रह। इस उन्नत रडार वाले उपग्रह को पृथ्वी ग्रह के 70% हिस्से को कवर करने वाले जलीय जीवन का एक अभूतपूर्व दृश्य देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन की कार्यप्रणाली और इसके परिणामों पर भी नई रोशनी डालेगा। इस उपग्रह में उन्नत प्रकार की माइक्रोवेव रडार तकनीक को शामिल किया गया है, जो हाई डेफिनेशन में महासागर, झील, जलाशय और नदियों को कैप्चर करेगा। सोट को संयुक्त रूप से नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। यदि हम इस उपग्रह के लाभों के बारे में बात करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह उपग्रह हर 21 दिन में कम से कम 2 बार पृथ्वी ग्रह का चक्कर लगा लेता है। इससे महासागर परिसंचरण की बेहतर समझ के साथ ही मौसम और जलवायु पूर्वानुमान की समझ भी बढ़ेगी। साथ ही इससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मीठे पानी की आपूर्ति के प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त सोट उपग्रह 330 फीट से अधिक चौड़ी लगभग सभी नदियों की पूरी लंबाई, 1 मिलियन से अधिक झीलों के साथ ही 5 एकड़ से बड़े जलाशयों का भी निरीक्षण करने के लिए सुसज्जित किया गया है। विशेषज्ञों को यह आशा है कि सोट उपग्रह के माध्यम से हम समुद्र के बढ़ते जल स्तर और इसके प्रभावों का अध्ययन करने में भी बेहतरीन तरीके से मदद हासिल करेंगे। साथ ही ज्वारीय क्षेत्रों में किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा जा रहा है, इसको भी समझने में मदद प्राप्त होगी। आशा की जा रही है कि सागरीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में सोट उपग्रह सर्वाधिक मददगार होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।